हेलो हाय वेलकम टू कलाम पीसीएस माई सेल्फ अभिषेक। और अब तक हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कहां तक देखा है तो 1857 तक क्या क्या हुआ। मतलब इससे पहले वाला जो एक्ट आया है हमने एज सच 1857 का वॉर भी नहीं देखा है, तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको करवा देंगे कहां से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीपीएससी प्री में आ सकते हैं। ठीक है, दिन कम बचे हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब तक हमने गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स देखे हैं। ठीक है, और उनके बीच में कौन कौन आया और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, वही डेवलपमेंट्स हम करेंगे, वही चीजें टच करेंगे जो कि आपके बीपीएससी प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ठीक है, कुछ अनटर्न पहलू हैं जिनको भी देखेंगे इस वजह से, क्योंकि आपके चेयरमैन महोदय का ट्वीट आया है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है तो परेशान ना हो। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो सकता है, तो विल सी ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा मॉडरेट नहीं, ज्यादा इजी नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट या टफर की तरफ चल के देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो वॉइस है और गवर्नर जनरल वाली सीरीज है आपके 68 बीपीएससी के लिए जो हम करवा रहे हैं, बिलीव मी कि ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ या कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अब पूछा जाएगा कि इस गवर्नेंस एक्ट में क्या क्या प्राविधान थे, ठीक है, या क्या क्या थे। ठीक है, जैसे आपका ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली कब अबॉलिश की गई। ठीक है, या 1813 में क्या क्या हुआ। ठीक है, क्या चीजें छोड़ दी गई, क्या चीजें अबॉलिश की गई। तो अब तक हमने देखा चार्टर एक्ट्स। ठीक है, क्या देखें, चार्टर एक्ट्स एंड रेगुलेटिंग एक्ट, वो मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन चार्टर्स एंड रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स 1857 and we'll see the act of 1858। तो पहली बार ऐसा होता है जब 1858 का एक्ट आता है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहने की कोई वजह रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब कंपनी का टोटल जो राइट है वो खत्म कर दिया गया है और उसको एज एन एडवाइजरी बॉडी की तरह ट्रीट किया जाएगा अब से, इस वाले एक्ट से। और इसी में जो आपका गवर्नर जनरल है वो पोस्ट अबॉलिश नहीं की जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी अगर डिफिकल्ट बनाने का क्वेश्चन उनको मन करे कि डज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज अबॉलिश्ड इन 1858, तो नो, आंसर इज नो। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट अबॉलिश नहीं की गई थी। ठीक है, उसके साथ एक पोस्ट बनाई गई थी वॉइसरॉय को। ठीक है, तो ये एडिशनल पावर गवर्नर जनरल के साथ उसको वॉइसरॉयज की पावर दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ था नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आप देखते हैं 1847 में कि माउंटबेटन को हम लोग फेमसली क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वॉइसरॉय बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, मतलब माउंटबेटन के लिए जो टर्म यूज हुआ है उसमें वॉइसरॉय शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वाज कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग का टाइम पीरियड 1858 से 62 तक का माना जाता है एज एन वॉइसरॉय। ठीक है, 1862 तक, मतलब 1858 से 62 तक। उससे पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इससे पहले कौन था, तो डलहौजी था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, इससे पहले 56 में डलहौजी था। ठीक है, तो 57 में कैनिंग ही था, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर पूछ लिया कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 वॉर, ठीक है, तो कैनिंग ऑप्शन आपका होगा। 1857 वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था। तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉइसरॉय, तो इसकी वॉइसरॉयल्टी के समय में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इन आवर कंट्री, वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोक्लेमेशन होता है क्वीन विक्टोरिया का। ठीक है, 1 नवंबर 1858, 1858 को क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है। क्राउनशिप अभी नहीं होती है, कोरोनेशन आगे देखने को मिलेगा। तो प्रोक्लेम करती हैं एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो 1858 का एक्ट आता है। तो इससे पहले आपने एलिजाबेथ देखा था, अभी विक्टोरिया का नाम देखने को मिल रहा है। जो 1600 का चार्टर था, कई जगह आपको 1601 मिलेगा, चार्टर जो ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ मर्चेंट्स को एलिजाबेथ ने। तो इसको किसने ग्रांट किया था, तो एलिजाबेथ ने ग्रांट किया था। अभी हम विक्टोरिया देख रहे हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा होता है कि 1858 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस। जो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में
आर्टिकल 112 में देखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पहली बार टर्म यूज किया गया कौन सी जगह, 1858 वाले एक्ट में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं है, तो स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? जब आप यूनियन में 112 होता है तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 ऐड करेंगे, 102 सॉरी 102 आपका स्टेट बजट के लिए, 202 स्टेट बजट के लिए यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंपीरियल टर्म दिख रहा है तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज का फॉर्मेशन होता है। अब तक आपने देखा था पीछे भी सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लेकिन वो कोवेनेटेड एंड अनकोवेनेटेड थी, कोवेनेटेड एंड नॉन कोवेनेटेड। नॉन कोवेनेटेड मतलब क्या हुआ कि ये जो कोवेनेटेड सर्विसेज थी, जो हायर सर्विसेज बेसिकली, दीज वर मेंट फॉर ओनली मेंट फॉर यूरोपियंस। ठीक है, तो ये जो वो थी कंपटीशन था वो फेयर नहीं था। ठीक है, तो पहली बार जो है यहाँ पे आपको इंपीरियल सिविल सर्विसेज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इंडिगो रिवॉल्ट होता है इन 1859 टू 60। कहां पे होता है? मेन सेंटर क्या होता है? तो बंगाल। ठीक है, 1859 और 60 वाला जो इंडिगो रिवॉल्ट है उसका मेजर सेंटर होता है बंगाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि एक नॉवेल है नील दर्पण, इसी रिवॉल्ट के ऊपर है नील दर्पण, याद रखिएगा नील दर्पण। ठीक है, इसमें इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। ये किसने लिखी? ठीक है, ये किसने लिखी? तो दिस नॉवेल वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा दीनबंधु मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859। ठीक है, व्हाइट म्यूटिनी आपको इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 2 बार देखने को मिलती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादातर इसी को रिफर करते हैं 1859 वाले को। तो व्हाइट म्यूटिनी हुई क्यों? तो व्हाइट म्यूटिनी होने का सबसे जो मुख्य कारण था, मेन रीजन बिहाइंड द व्हाइट म्यूटिनी वाज कि अब जो है सारी चीजें क्राउन के कंट्रोल में होगा। तो जो पॉलिसिंग थी जो या आर्मी सिस्टम था कंपनी का, वो टोटल जो है कोलैप्स हो गया। ठीक है, कोलैप्स हो गया। अब सारी चीजें किसके पास आ गई? क्राउन के पास आ गई। तो क्राउन के पास आई तो क्राउन ऑब्वियसली जो पहले मिस मैनेजमेंट या मिस गवर्नमेंट था उसको सही करना चाहेगा, और इसमें भर के करप्शन था। ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा था, तो ये लोग उतना ही पैसा बनाते थे। अब इन पे क्या है, इनकी आमदनी या इनकी रोजी रोटी पे बन आई। ठीक है, कि अब कहां से कमाई होगी, तो दे म्यूटिनीड। ठीक है, दिस इज व्हाट व्हाइट म्यूटिनी इज, बेसिक है। बाकी बहुत से पॉइंट्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाइट म्यूटिनी बेसिकली जो कंपनी के इंप्लॉइज थे वही म्यूटिनीड हो गए थे इन 1859। ठीक है, एक आपको 1776 के आसपास देखने को मिलता है व्हाइट म्यूटिनी, रीजन बीइंग द सेम। ठीक है, कौन? क्लाइव रहता है इस समय गवर्नर ऑफ बंगाल और फोर्ट विलियम। क्लाइव 1776 में कौन रहता है? तो क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल या फोर्ट विलियम 1776 से पहले, मतलब 1776 में तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट वो आ गया था, 1773 में एक्ट आ गया था, लेकिन ये 1776 में होता है, लेकिन इनका जो रिपरकशन होता है वो बहुत पहले का होता है, मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो पहले की होती है, तो ये रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, जो क्लाइव का बंदोबस्त सिस्टम लागू किया जाता है, बंदोबस्त नहीं, उसके लिए बट्टा सिस्टम था, बट्टा सिस्टम ऑफ क्लाइव। ठीक है, तो उसकी वजह से ये रिवोल्ट किए थे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना ज्यादा जरूरी होगा वही करेंगे। इनएक्टमेंट ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो जो आपका आईपीसी की धारा आप लोग सुनते हैं, ठीक है, इंडियन पीनल कोड जो अभी भी यूज होती है, ठीक है, तो ये आई 1860 में। तो 1860 में आई, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड कौन से वॉइसराय के समय में आई थी? तो आप देख रहे हैं कि कैनिन 1858 से 62 तक है इसका रूल, तो कैनिन के समय में आई थी। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 वाज पास्ड, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 वाज पास्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ कैनिन इटसेल्फ, एंड द फर्स्ट हाई कोर्ट टू बी बिल्ट वाज 1862 में कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, 1862 में 2 हाई कोर्ट और बनाए गए। ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पहले बनाया गया। ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट अप्रैल में ही बना दिया गया, ऐसे ध्यान दीजिए। कैलकाटा हाई कोर्ट 1862 अप्रैल, 1862 अप्रैल, एंड अगस्त 1862 में
अगस्त में 2 हाई कोर्ट और बनाए गए, तो 12 अगस्त के आसपास जो है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट बनता है एंड 15 अगस्त के आसपास आपका मद्रास हाई कोर्ट बनाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त के आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट एंड 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त 1862 के आसपास आपका मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हुई। चलिए ना, ओके, सो the act of 1858 was also known as act of good government of India। ठीक है, एक ध्यान चीज दीजिएगा, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताइए कि सेंट हेलेना एक्ट किसको कहते हैं? सेंट हेलेना एक्ट कमेंट में बताइए, आगे देखने को मिलेगा किसको कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपका वो है होमवर्क है, तो इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, दिस Act of Government of India Act of 1858 provided that India henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। तो Her Majesty कौन थी इस समय? क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, उनके नाम से गवर्न किया जाएगा एंड गवर्नर जनरल ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ वॉइसरॉय एंड वाज डायरेक्ट आंसरेबल टू द क्राउन। तो गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय किसको आंसरेबल था? वॉइसरॉय वाज डायरेक्ट आंसरेबल टू द क्राउन। याद रखिएगा, नॉट पार्लियामेंट, टू द क्राउन। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है क्राउन और पार्लियामेंट में, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखते जाइए। अगर पार्लियामेंट पूछ दिया और आपने क्राउन जो है तो आपने मार दिया सही, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अबॉलिश्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो हियर इट इज योर होमवर्क कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक जो है पहले जो आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये कंपनी को पूरा गवर्न करता था, उसकी पॉलिटिकल फंक्शन हो या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या आपका कॉमर्शियल, दोनों जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले गवर्न करता था। बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जिसको पॉलिटिकल हेड बनाया गया, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या किया गया? आपका मर्चेंट वाले जो फंक्शन दे दिए गए, ठीक है, या कॉमर्शियल फंक्शन जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। तो ये दोनों जो है बॉडीज कब फॉर्म हुई थी ये बताइए। पिछली क्लास में इसको ढंग से बताया गया, कब फॉर्म हुई थी, किस एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 1858 एक्ट में इन दोनों को डिसॉल्व या अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ न्यू ऑफिस वाज क्रिएटेड, द नेम ऑफ ऑफिस वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये किसको रिस्पॉन्सिबल थी, क्राउन को या पार्लियामेंट को? ठीक है, तो इसमें 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी भी बनाई जाती है, किसको असिस्ट करने के लिए? ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, इसको असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है 15 मेंबर की। ठीक है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उसका क्या बनाया जाता है? चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो 15 मेंबर की बॉडी उसको असिस्ट करेगी, तो ऑब्वियसली उसका चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होगा। ठीक है, तो ये ठीक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट बॉडी बनाई जाती है कैपेबल ऑफ, यही बॉडी जो आपकी काउंसिल है इसका पूरा नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। तो उसको 15 मेंबर मिलके वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल का निर्माण करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है कॉर्पोरेट बॉडी होती है और इसके पास पावर होती है कि सू कर सके। ठीक है, सू कर सके यानी किसी के ऊपर बुला सके, जिसको बोलते हैं ना खारिज, वो सॉरी कौन सा टर्म हिंदी में एक प्रॉपर यूज होता है सू के लिए? ठीक है, वो अभी रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो सू कर सके और बीइंग सू कैपेबल ऑफ सूइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। तो इस जो है ये किसी छोटी बॉडी को सू करके अपने पास बुला, मतलब उसको बोल दिया, बुलावा भेज दिया कि तुम आओ, क्या क्या कमियां हैं वो बताओ। ठीक है, तो मतलब तुम रिस्पॉन्सिबल जो उसकी छोटी बॉडीज है उसको बुला के उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट 1868। तो व्हाट वर द मेजर प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1868? तो इसमें पहली बार बताया गया कि वॉइसरॉय कैन नॉमिनेट सम इंडियंस, ठीक है, नॉट मेनी, सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। ये टर्म याद रखिएगा, कैसे मेंबर्स? नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जो 15 मेंबर की अभी हम पीछे बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वॉइसरॉय नॉमिनेट कर सकता है। और ये कहां बताया गया? काउंसिल एक्ट जो है 1861 में। ठीक है, 1862 में कैनिंग ने ही 3 जो है नॉन ऑफिशियल इंडियंस को नॉमिनेट किया, उसकी 15 मेंबर वाली जो काउंसिल थी। ठीक है, तो वो कौन कौन थे?
तो ऑब्वियसली राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। तो ये नाम देख के आपको कुछ स्ट्राइक होता है कि कॉमन पीपल जैसे जो है, अभी तो कांग्रेस जो है आई नहीं क्योंकि 1861 का टाइम चल रहा है, लेकिन मॉडरेट लीडर्स तो थे, तो मॉडरेट लीडर्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि ये इनका झुकाव ज्यादातर किसकी पास होता था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी या कंपनी से इनको फायदा मिलता था, तो ये उन्हीं की भाषा बोलते थे। तो इस वजह से इन्हीं लोगों को फर्स्ट 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। फर्स्ट वन वाज राजा ऑफ बनारस, सेकंड वन वाज महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये 3 लोगों को पहली बार इंडियन काउंसिल में, या जो वायसराय की 15 मेंबर की काउंसिल थी, नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स की तरह इन 3 लोगों को 1861 वाले काउंसिल एक्ट के तहत शामिल किया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 1861 वाले काउंसिल एक्ट के तहत शामिल किया गया। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स इस एक्ट के देखते हैं। तो इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जो 1773 वाला एक्ट आया था, जिसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ या गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा पावर दी गई थी ओवर मद्रास, गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो उनकी पावर कर्व कर दी गई थी, बेसिकली किसकी? मद्रास की और बॉम्बे की। ठीक है, मद्रास के गवर्नर की और बॉम्बे की गवर्नर की, क्योंकि कलकत्ता में एक नई पोस्ट बनी थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो लोग सिर्फ गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे, ये गवर्नर जनरल था। तो ये जो है उनके ऊपर थोड़ा सा जो अथॉरिटेटिव इसको अथॉरिटी दी गई, किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को। तो ये वाला जो एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो जो 1773 में सेंट्रलाइज टेंडेंसी चालू की जाती है, जो बाद में जाके आगे जाके और सेंट्रलाइज होती है, इसको रिपुडिएट करता है या रिवर्स करता है। ये ध्यान दीजिएगा, रिपुडिएट करता है। तो प्रेसिडेंसी एंड रिवर्स द सेंट्रलाइज टेंडेंसी स्टार्टेड बाय एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, आगे चल के 1935 वाला जो एक्ट आता है, इसमें काफी ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर की तरह से ये काम करने की कोशिश करता है, बस लेकिन नाम का होता है, फेडरेशन कभी बीइंग नहीं आता है, मतलब कभी रियलिटी में आता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे लैक्स होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स 1947। चलिए, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे इसमें कि एक जो है यहाँ 61 वाला एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो इसके तहत, इस एक्ट के तहत 3 काउंसिल्स बनाई जाती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। एक तो 62 में बन जाती है, तुरंत 1 साल बाद किसकी बनती है? काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। तो तीसरी जो है, दूसरी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए बनती है। अभी इसका नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नहीं पड़ा है, एन फ्रंटियर प्रोविंस नहीं पड़ा है। ठीक है, 1886 में इसके लिए एक नया जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बना थी, तो 1886 में ही इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1886 के बाद कहते हैं। ठीक है, उससे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ही के नाम से जानते हैं, और पंजाब में 1897 में बनती है। ठीक है, चलिए, empowered viceroy to make rules and order for the more convenient transaction of the business in these council। मतलब वाइसरायज को इनके ऊपर ओवर रूलिंग पावर दी जाती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो काउंसिल्स बनी, इसको अगर कोई चीज है तो कौन वीटो कर सकता था? तो वाइसराय कर सकता था। ठीक है, इसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये वीटो कर देगा। ठीक है, गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ कैनिंग। ठीक है, 1859 में कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो पूछा कि अगर आपसे क्वेश्चन कि कौन ऐसा था जिसने पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार लाने की बात कही थी या उसको चर्चा में लाया था, तो वो कैनिंग था। लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में आया कब? ठीक है, तो ये आया 1861 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट से। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज हम अपने यूज करते हैं कैबिनेट में, कि अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो ये कोई जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, तो इसके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो सबको मिनिस्टर्स को दिए गए कि तुम्हारा ये पोर्टफोलियो तुम ये संभालो, तुम्हारा ये पोर्टफोलियो तुम ये संभालो। अब तक ऐसा नहीं होता था। ठीक है, नाउ एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस। तो क्या वाइसरॉय ऑर्डिनेंस इश्यू कर दे सकता है? तो ये 1861 में आया। ऑर्डिनेंस की पावर वाइसरॉय को 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू दिया गया। ठीक है, तो कब यह कर सकता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 महीने से ज्यादा हो गया, नहीं मिली हो, और कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जिसको जरूरी है लाना, तो उस केस में वाइसरॉय क्या था? 1861 वाले एक्ट के तहत
ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता था। नाउ इट्स योर जॉब कि ऑर्डिनेंस जो है इंडियन जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर किस आर्टिकल के अंदर आती है, कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करिए कि इसका क्वेश्चन आ सकता है। मतलब अगर आप 4 पीसीएस का एग्जाम दें तो 4 में से एक में ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कमेंट करिए, एक बार देखिए क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में और क्या बातें थी, ठीक है, और क्या रह गया जो हमने नहीं देखा अब तक, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट, तो पहला तो हमने पोर्टफोलियो सिस्टम देख ही लिया था, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, और पुलिस एक्ट 1861 भी इसी के तहत आता है। तो 1861 से 1861 आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, 1861 से 1861 रिलेट कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो है एएसआई का फॉर्मेशन होता है, एएसआई, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है इन 1861, ठीक है। पहला डायरेक्टर जनरल इसका कौन बनता है ये कमेंट में बताइए। हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली जो वीडियो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाली, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि एएसआई का पहला सर्वेयर या डायरेक्टर जनरल कौन रहता है। नाउ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एडवर्ड हेनरी स्टैनली, एडवर्ड हेनरी स्टैनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन बनता है, एडवर्ड हेनरी स्टैनली। और सुप्रीम कोर्ट जो आपका 1773 वाले एक्ट के तहत आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ कैलकाटा जो पूरा नाम रहता है, उसका पहला चीफ जस्टिस कौन बनता है, तो वो होता है एलिजा एम्पे, ठीक है, एलिजा एम्पे, ठीक है। कितने और जजेस होते हैं, तो 3 और जजेस होते हैं इसके अलावा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, 3 और जजेस होते हैं। नाउ अब आती है बारी एल्गिन की, ठीक है, वॉइस रॉयल्टी किसकी आती है, एल्गिन की। इससे पहले कौन था, कैनिन था। तो कैनिन और एल्गिन सिमिलर नेम रखते हैं। तो एल्गिन के समय में 2 चीजें होती हैं इंपॉर्टेंटली, वो कौन कौन सी हैं, तो पहले 3 हाई कोर्ट बनते हैं, ठीक है, 3 हाई कोर्ट बनते हैं जिसको हमने प्रीवियसली पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। सेकंड वाज कि वहाबी मूवमेंट जो है, ठीक है, वहाबी मूवमेंट 1863 में ब्रिटिशर्स को बहुत ब्लो बैक झेलना पड़ता है, ब्लो बैक ड्यू टू वहाबीज, ठीक है, ये चीजें। और इसी के समय में एल्गिन के समय में ही बेसिकली 64 में ये वहाबी मूवमेंट जो है 70 तक चलता है बेसिकली, लेकिन काफी इसको रिप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखते हैं वहाबीज के बारे में। So who was the founder of वहाबी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, अब्दुल वहाब तो अरबिया के थे, बेसिकली वहां पे वहाबी जो टेंडेंसी फॉलो हुई अब्दुल वहाब के द्वारा, ठीक है। इंडिया में किसने फॉलो किया या फॉर्म किया उसको, तो सर सैयद अहमद बरेलवी, रायबरेली के थे, ठीक है। उनका जो वर्किंग ग्राउंड था रायबरेली वाले सर सैयद अहमद बरेलवी के, वो था सितना। सितना वाज द प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अफगानिस्तान के पास था। वहां लोकल ट्राइब के साथ मिलके वो लड़ रहे थे, ठीक है, लोकल ट्राइब्स के साथ मिलके। पहला जो इनका जो था वहाबीज का शुरू में, द फर्स्ट अटैक उनका जो पहला था, जो पहला जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे वो सिख्स थे, ठीक है, ठीक है, सिखों के खिलाफ इनका मोर्चा चालू हुआ। लेकिन लेटर ऑन ये टर्न कर गए इंग्लिश की तरफ, जब इनको असलियत पता चली कि मेजर कल्प्रिट तो ये हैं, ये तो बेचारे बीच में पड़े हुए, क्योंकि रंजीत सिंह का जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ज्यादा अनार्किस्ट बिहेवियर नहीं था, या ऐसा कुछ दुश्मनी वाला बिहेवियर नहीं था। इवन रंजीत सिंह कभी भी सतलज के इस तरफ आके वॉर नहीं किए हैं। जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई तो उससे इनको ये इधर से आना नहीं था, इसके इधर नहीं आना था, उनको सिर्फ सतलज वाला रीजन बेसिकली ऑक्यूपाई करना था। दोस्त मोहम्मद खान वाला इशू सारा चीज आप जानते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहाबीज का मेन जो शुरू में वैर था वो सिखों के साथ था, लेटर इस जो है आपका क्रिश्चियन बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, ठीक है। अब आपका ये बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार में कौन 2 इंपॉर्टेंट वहाबी लीडर्स थे, ठीक है, तो 2 ही सेंटर था बेसिकली वहाबी मूवमेंट का इंडिया में। 2 स्ट्रॉन्ग, इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटर पटना था, ये भी ध्यान दीजिएगा।
ये सर सैयद अहमद राय बरेलवी जो है ये पटना भी गए थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर पटना था, और पटना के इनायत अली, पहले तो विलायत अली एंड इनायत अली, ये दोनों भाई थे, ये दो इंपॉर्टेंट वहाबी लीडर्स थे, इनका नाम याद रखिएगा। इनकी डेथ हो जाती है तो ये कमान संभालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वही वहाबी मूवमेंट। द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान ऑफ रायबरेली, ठीक है। कब? 1768 से 1786 से 1831 में इनका डेट मतलब मरण और जन्म हुआ था। सैयद अहमद राइटिंग डेमोस्ट्रेट एन अवेयरनेस ऑफ ग्रोइंग ब्रिटिश प्रेजेंस इन द कंट्री एंड ही व्यूड ब्रिटिश इंडिया एज ए दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है, ये टर्म आपको याद रखना चाहिए। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? तो दारुल हर्ब का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ वॉर, कि इंडिया को दारुल हर्ब है अभी, इसको क्या बनाना है, तो वो दारुल हर्ब की जगह एक और टर्म होता है, तो वो आप देख लीजिएगा, रिकॉल नहीं हो रहा है इस समय, तो वो बनाना है। तो अबोर्ड ऑफ वॉर था, यहाँ पे लड़ना है, इनको हराना है, बेसिकली ये मतलब था। 1826 में ही माइग्रेटेड टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया एंड एस्टेब्लिश्ड एन ऑपरेशनल बेस देयर, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ट्राइबल बेल्ट में। सितना वाज द नेम ऑफ प्लेस, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन बैटल ऑफ बालाकोट, ठीक है। तो ऐसे पूछ दिया कि जो बैटल ऑफ बालाकोट कब हुई, ठीक है, या ये आपका सैयद अहमद खान की डेथ कब हुई, तो बैटल ऑफ बालाकोट में। द मूवमेंट स्लोड फॉर अ व्हाइल, थोड़ी समय के लिए मूवमेंट थम सा गया, बट हिज फॉलोअर्स particularly विलायत अली एंड इनायत अली of Patna revitalized the work and browned its scope। तो 1863 में होता है अंबाला वॉर। तो यही पिछले हम वॉर डिस्कस कर रहे थे अभी, कि जो अंबाला वॉर 1863 का होता है, इसमें इंग्लिश आर्मी सफर्ड हैवी लॉस बाय द वहाबीज, ठीक है, एट द हैंड्स ऑफ द वहाबीज, मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट टुक हार्श मेजर टू सप्रेस द मूवमेंट एंड द पीरियड किसका था, तो ये एल्गिन का था, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, एल्गिन का था, ठीक है। तो इतना ही था, इससे ज्यादा आपका वहाबी मूवमेंट में नहीं पूछेगा। जो बिहार स्पेशल वाला है उसमें क्वेश्चंस में आपको कवर करवा दिया जाएगा, कोई बिहार के इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं और वहाबी की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई बिहार में, वो कल या परसों में जो है आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करवा देंगे, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब पीरियड आता है जॉन लॉरेंस का, 1864 से 69, 1864 टू 1869 वाज द पीरियड ऑफ जॉन लॉरेंस, ठीक है। इसके समय क्या होता है, जॉन लॉरेंस के समय में सबसे पहला भूटान वॉर देखने को मिलता है, 1864 से 65। द ब्रिटिश डिफीटेड भूटान एंड अनेक्ड आसाम एंड बंगाल दुआर्स, ठीक है। तो ये जो भूटान पे वॉर था, ये अनप्रोवोक्ड वॉर था, बेसिकली उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, ये ब्रिटिशर्स ने ही वॉर किया था, ठीक है। तो भूटान वॉर 1864 से 65, इसी समय में असम और बंगाल दुआर को ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया जाता है, ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला एज एन इंडिया समर कैपिटल इन 1863 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉन लॉरेंस। तो अभी आपने शिमला को पीछे भी देखा होगा, तो कई बार बनता भी करता रह रहा था, ठीक है। एक जो है चर्च बनाया जाता है भाई केशव चंद्र सेन, चर्च का नाम क्या है, तो टबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, ठीक है। टबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन वाज द चर्च फॉर्म्ड बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है, 1863-64 में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट बनता है 1866 में, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज द 4th हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चौथा हाई कोर्ट कौन था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1863 में हमने पहले बात की कि 3 हाई कोर्ट बनते हैं अंडर हाई कोर्ट एक्ट 1861। 3 हाई कोर्ट्स वर फॉर्म्ड इन 1862। फर्स्ट was Calcutta High Court formed in April 1862 and second was Bombay High Court formed in August 1862, 12 August 1862, and third was Madras High Court formed on 15th August 1862 and fourth was Allahabad High Court 1866। फेमीन कमीशन अपॉइंट किया जाता है 1867 में अंडर हेनरी कैम्बेल। हेनरी कैम्बेल वही रहता है, आपने देखा होगा कि 1857 में हेनरी कैम्बेल कहां से लड़ रहा था, ये बताइए। 1857 वाले वॉर में हेनरी कैम्बेल आपको देखने को मिलता है, तो इट्स योर जॉब टू आंसर कि कहां पे लड़ा था, कानपुर में था, लखनऊ में था, कि झांसी में था, कि दिल्ली में था, ठीक है, हेनरी कैम्बेल। चलिए
और ये जो फेमिन कमीशन बनता है ये उड़ीसा में फेमाइन आया रहता है 1866 में, इसकी जांच के लिए फेमाइन कमीशन बनाया जाता है 1867 में अंडर हेनरी कैम्पबेल। एंड द वॉइस रॉयल्टी किसकी थी? जॉन लॉरेंस की थी। टेनेंसी एक्ट जो पास किया जाता है इन पंजाब एंड अवध 1868 में 1868 में, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉन लॉरेंस, ठीक है। काउंसिल एक्ट 1861 वाला ही चल रहा है अभी, ठीक है, 1861 वाला ही चल रहा है। अब मेयो का टाइम आता है 1869 टू 1872। तो आप सबको पता है एक बहुत कॉमन सी बात कि द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेयो इटसेल्फ 1871 में, ठीक है, 1871 में। लेकिन फर्स्ट रेगुलर सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिपन, ठीक, कब? 1881 में, ठीक है। तब से लगातार सेंसस हो रही है 1881 के। अगर मेयो वाली सेंसस देखें तो कब हुई थी? 1871 में, ठीक है, 1871 या 72 में, देख लीजिए 72 में हुई थी, 1872 में। और रिपन की जो सेंसस हुई थी, रिपन की, और यहीं से ये फर्स्ट रेगुलर सेंसस मानी जाती है, 1881 में हुई थी, ठीक है। और टोटल जो है इंडिपेंडेंट इंडिया की अभी तक कितनी सेंसस है? तो 7वीं सेंसस थी 2011 वाली। अगर टोटल बात करें तो 15 सेंसस हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडिपेंडेंट इंडिया की 7 हुई हैं, टोटल 15 हुई हैं। जो 2021 वाली सेंसस होगी ये इंडिपेंडेंट इंडिया की 8वीं होगी, और अगर टोटल की बात करें तो 16 होंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो assassinated, तो मेयो वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज assassinated बाय समवन, ठीक है। और लोग भी असैसिनेट किए गए थे, कुछ का कोर्ट मार्शल हुआ था, हम पीछे डिस्कस किए हैं कि किसका कोर्ट मार्शल हुआ था, तो वो आप कमेंट में बताइए। तो मेयो वाज assassinated बाय पठान शेर अली अफरीदी इन 1872, ठीक है। कहां पे? अफगान वॉर की वजह से, ठीक है, अफगान वॉर की वजह से, ठीक। चलिए फर्स्ट सेंसस की बात कर चुके हैं। राजकुमार कॉलेज इन राजकोट एंड मेयो कॉलेज इन अजमेर क्यों बनाया गया? ठीक है, तो जो प्रिंसेस थे या पॉलिटिकल ट्रेनिंग देनी थी किसको? इंडियन प्रिंसेस को, ठीक है, कैसे कैसे अपने यहाँ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आपको चलाना है, उसके लिए ये 2 कॉलेज बनाए गए, एक राजकोट में राजकुमार कॉलेज और मेयो कॉलेज अजमेर में, प्रिंसेस को पॉलिटिकल ट्रेनिंग, इंडियन प्रिंसेस को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। केशव चंद्र सेन, ठीक है, ने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कब बनाया? 1870 में, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1870 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेयो इटसेल्फ। इनेक्टेड आईपीसी अमेंडमेंट सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ठीक है, इनेक्टेड आईपीसी अमेंडमेंट, ठीक है। तो किसमें अमेंडमेंट किया था? जो सेडिशन एक्ट था 1870, उसके लिए किस लिए अमेंडमेंट किया गया? तो टैकल वहाबी मूवमेंट। अंबाला वॉर आपने देखा ही, तो काफी रिपरकशन झेलनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को, तो उसके लिए ये सेडिशन एक्ट 1870 में अमेंडमेंट लेके आया था। अब ये बताइए सेडिशन एक्ट जो आईपीसी का है वो कौन सा एक्ट है? 123 है, 24 है, क्या है? ठीक है, वो आप कमेंट में बताइए। इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन 1872, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क डाउन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स पहली बार इंडिया में किसके समय में बनाया गया? तो मेयो के समय में बनाया गया 1872 में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ठीक है। और स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1872 में ही बनाया गया। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ज्योतिबा फुले, ठीक है, किसका टाइम पीरियड है वॉइसरॉयल्टी? नॉर्थबुक का है, उतना इंपॉर्टेंट वॉइसरॉय नहीं है, 1872 से 76 के बीच में रहे। तो इन्हीं के समय में, नॉर्थबुक के समय में क्या हुआ, ठीक है। तो इनको हमको नहीं पढ़ना है, बेसिकली मोटो हमारा ये नहीं है। इनके समय में क्या डेवलपमेंट्स हुई, मोटो हमारा ये है, कैसे हम ज्यादा नंबर लाएं। एंड बिलीव मी, जो भी पढ़ाया जा रहा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से पढ़िए। जितना भी टाइम लगता है, 2 घंटे 2.5 घंटे इतना ही देना है, 2 बार रिवाइज करिए, अच्छे खासे क्वेश्चन सही करके आएंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये जो सेक्शन है ना, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो अभी चल रहा है 1857 के बाद वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने लॉन्च किया था सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया ज्योतिबा फुले, जो कि माली फैमिली से आते थे, ठीक है, माली फैमिली, ठीक है। ये एक शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल कास्ट फैमिली से आते थे, माली फैमिली से। और पुणे जो है पुणे इनका कर्मभूमि रहा है, ठीक है। चलिए, सत्यशोधक समाज इन महाराष्ट्र 1873 में। तो सबसे ज्यादा आपका पूछता है कि सत्यशोधक समाज कब फॉर्म हुआ था? तो 1873,
इनकी पत्नी ने एक जो है गर्ल्स स्कूल जो है चालू किया था, वो कब चालू किया था वो भी बताइए। ठीक है, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आता है 1876 में, किस लिए आता है? रिवोल्यूशनरी इंपल्सेस को चेक करने के लिए। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 टू चेक रिवोल्यूशनरी इंपल्सेस। ठीक है, किसके समय में? नॉर्थबुक के समय में। सप्रेस्ड कूका रेबेलियन, तो कूका रेबेलियन कहां था? कूका रेबेलियन वाज एन एग्रेरियन रेबेलियन, ठीक है, बेस सेंटर्ड अराउंड पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक, कूका रेबेलियन वाज एग्रेरियन रेबेलियन दैट वाज सेंटर्ड अराउंड पंजाब। इसी तरह से मिलता जुलता एक यूपी में रेबेलियन था, उसका नाम बताइए। ठीक है, बाबा रामचंद्र के अंतर्गत चलाया जा रहा था। पंजाब में राम सिंह इसके जो है हेड माने जाते हैं या फाउंडर माने जाते थे। कूका रेबेलियन का टाइम कब था? तो 1868 से 72 के बीच में, 1872 में इसको सप्रेस कर दिया गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, वो भी इसी के समय में स्टैब्लिश हुआ था, नॉर्थबुक के समय में 1875 में। तो जो है ये कॉलेज कब स्टैब्लिश किया गया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, आप ये बताइए कि एएमयू की एक जो है लर्निंग ब्रांच जो है वो बिहार में भी है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आपके हेल्प के लिए कि ये ईस्टर्न बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ईस्टर्न बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, कमेंट में बताइए। ठीक है, ईस्टर्न बिहार का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बताइए। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स जिसका नाम था एडवर्ड सेवन विजिटेड इंडिया इन 1875 इटसेल्फ। तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? ठीक है, एडवर्ड सेवन भारत कब आया था? ठीक है, 1875 में। वॉइस रॉयल्टी थी नॉर्थबुक की। ठीक है, चलिए नाउ अब टाइम पीरियड आया लिटन का, और लिटन और रिपन का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से देखें। ठीक है, तो लिटन, जो चीजें नहीं दिख रही होंगी मैं लिख के बताऊंगा, तो उसके लिए टेंशन ना लें। सॉरी, तो लिटन का टाइम पीरियड, इसमें क्या होता है? सबसे पहले रॉयल टाइटल एक्ट 1876। तो आप देखते हैं कि इंदिरा जी के समय में रॉयल टाइटल जो हटाया गया, अबॉलिश किया गया, यहाँ पे रॉयल टाइटल देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो 1876 में आता है रॉयल टाइटल एक्ट 1876। तो इससे क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया अंडर रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876। ठीक है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल जो है क्वीन विक्टोरिया को कौन से एक्ट से मिलता है? तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876। ठीक है, 1876 तो ये टाइटल लेती हैं, तो इसी समय पहला दिल्ली दरबार होता है 1877 में। 1877 में पहला दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, और सारे राजा जितने भी होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के, सारे दिल्ली में जुटते हैं। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है कोरोनेशन पार्क। ठीक है, कोरोनेशन पार्क, यहीं पे ये दरबार लगा था। ठीक है, आप सारे लोग जानते हो मुखर्जी नगर के रहने वाले, तो मुखर्जी नगर के आसपास है कोरोनेशन पार्क। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ग्रेट फेमीन ऑफ 1876 एंड 78, ठीक है, लिटन के समय में होती है, क्योंकि 76 से 80 का समय है, 4 साल रहते हैं लिटन जी, 4 वर्ष। इसी समय 76 से 78 का फेमाइन आता है, और इसी समय फेमाइन कमीशन रिचर्ड स्टार्ची के समय जो है अंतर्गत चेयरमैनशिप जो होती है, एक कमीशन अंडर रिचर्ड स्टार्ची बनाया जाता है 1878 में। तो फेमीन कमीशन अगर पूछ लिया, फेमीन कमीशन, सॉरी, फेमाइन कमीशन ऑफ 1878 वाज फॉर्म्ड अंडर, तो रिचर्ड स्टार्चे। ठीक है, याद रखिएगा, रिचर्ड स्टार्चे। ठीक, इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1778 का, और सारे जो इंडियन प्रेसेस हैं, इंक्लूडिंग जो एंग्लो इंडियन प्रेसेस हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के प्रेसेस हैं, सब पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि अब जितने भी प्रेस होंगे
वो एक दिन पहले क्या पब्लिश करने वाले हैं, वो प्रॉपर एक जो है क्या करेंगे, फैक्स करेंगे। ठीक है, फैक्स करेंगे, क्योंकि 1854 में वो चीजें हो गई थी, डेवलपमेंट फैक्स वगैरह का। ठीक है, तो फैक्स करेंगे कि आप क्या आप पब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, तब आप पब्लिश कर सकते हैं, तो प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद पब्लिश होगा। ठीक है, कोई सरकार विरोधी गतिविधि नहीं की जाएगी। आर्म्स एक्ट 1878 भी इसी समय, तो 1878 में प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, स्टार्चे कमीशन, फेमाइन कमीशन, 3 चीजें बनती हैं। ठीक है, चलिए अब डिक्रीज मैक्सिमम एज ऑफ अपियरिंग इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो पहले जो है 21 साल की उम्र थी कि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकते थे। कितनी थी? 21 साल। और इसको घटा के ये कितना कर दिया लिट्टन? 19 साल कर दिया। तो आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि लिट्टन की जो पॉलिसीज थी वो काफी ऑपरेसिव थी। ठीक है, वहीं जब आप रिपन की देखेंगे तो थोड़ी सी आपको लैक्स पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है 78 से 80 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ, हमने पीछे पढ़ाया है, वो रिकॉल करिए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंडमक। ठीक है, अफगान वॉर खत्म होके एक जो है ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ गंडमक हो साइन होती है। इसमें क्या होता है कि अफगानिस्तान जो है अपनी लास्ट वाली कुछ एरिया, अफगानिस्तान कुछ नहीं देता है ब्रिटेन को या ब्रिटिश इंडिया को। अफगानिस्तान हमेशा से आजाद रहा है, आजाद है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, तो कुछ नहीं देता है। ये 1879 में ट्रीटी ऑफ 1879 में ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन की जाती है। ठीक है, एंड इट एंडेड द फर्स्ट फेज ऑफ सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, मोहम्मद याकूब खान सीडेड वेरियस फ्रंटियर एरियाज। कौन सा एरिया? फ्रंटियर एरिया, जो उसके बॉर्डर लाइन पे है, कुछ एरिया सीड कर दिया। ठीक है, टू ब्रिटेन व्हाइल रिटेनिंग फुल सॉवरेनिटी ओवर अफगानिस्तान। तो अपनी पूरी सॉवरेनिटी किस पे रखा? अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिली हमको लिट्टन के समय में। ठीक, अब क्या है, रिपन का टाइम आता है। तो रिपन के टाइम में 2-3 चीजें, ये जो आपका प्रेस एक्ट आया होता है 1878 वाला, उसको हटा देता है। ठीक है, इसी के समय में एक कंट्रोवर्सी होती है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है। तो इसमें मजदूरों के लिए थोड़ी जो है बेनेवलेंट कानून लाए जाते हैं कि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भी इसी के समय में आता है। ठीक है, रिपील करता है वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट, जो 1878 में आया था। कब रिपील होता है? 1882 में। तो 4 साल तक लागू रहा, 1878 से 1882 तक। और रिपन के समय 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? रिपील हो जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है 1882 में, रिपन के समय में। ठीक है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में, किसके समय में? रिपन के समय में। तो रिपन को और क्या कहेंगे? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी रिपन को जाना जाता है। गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आता है ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम विल्सन हंटर। तो इसको हंटर कमीशन के नाम से हम लोग पॉपुलरली जानते हैं 1882 में। ठीक है, हंटर यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 1882 में। इसके जो प्रोविजंस है ये इतना कभी नहीं पूछेगा, तो इसको हम लोग यहाँ देखेंगे भी नहीं कि हंटर कमीशन के प्रोविजंस क्या थे। 2 कमीशन के प्रोविजन आप लोगों को पता होने चाहिए, 2 मिनट के अंदर बताते हैं कि कौन कौन सा। तो पहला जो एजुकेशन कमीशन है 1813 में, सबसे पहले ये कमीशन नहीं आया था, ध्यान दीजिएगा। जहां पे आपको जो मालूम होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 1813 में 1813 वाले एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया गया फॉर द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, साइंटिफिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जो 1823 तक पास नहीं किया गया, 1823 में पास हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1835 में, ठीक है, पहला एजुकेशन कमीशन आता है जिसको कहते हैं मैकुले मिनट, अंडर मैकॉले मिनट। ठीक है, इसमें मैकॉले मिनट में क्या कहा जाता है कि जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश होगा। ठीक है, इंग्लिश, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में, हर जगह इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसका क्या था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम कर रहा था कि ऊपर से धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग एजुकेट होंगे, फिर ज्यादातर लोग, मास एजुकेशन को इसने रिजेक्ट किया बेसिकली। ये ध्यान दीजिएगा, मास एजुकेशन को रिजेक्ट किया। फिर 1854 का जो है आपको एक्ट याद करना चाहिए, 1854 का। 1835 में मैकॉले मिनट, 1854 में आता है वुड्स डिस्पैच, WD याद रखिए, वुड्स डिस्पैच। और ये जो है इसका जो है इसको रिपोर्टिएट करता है या रिपल्स करता है, कैसे कि ये मास एजुकेशन को सपोर्ट करता है 1854 वाला एक्ट, मास एजुकेशन को। तो 3 भागों में बांटिए, प्राइमरी,
जो है हायर, हाई स्कूल और हायर या यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, हायर, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें वर्नाकुलर बोलता है, यानी जो आपकी मदर टंग है उसी में पढ़ाई होगी। हाई स्कूल लेवल पे बोलता है, ठीक है, या अपर प्राइमरी लेवल पे बोलता है कि एंग्लो इंडियन लैंग्वेजेस यूज होंगी, यानी इंग्लिश के साथ जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसका यूज होगा। एंड हायर उस पे बोलता है कि इंग्लिश मीडियम रहेगा, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे मीडियम इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से। और क्या बोलता है, वुमेन्स एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, सारी चीजों पे बात करता है आपका वुड्स डिस्पैच 1854 का, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों में, ये याद रखने चाहिए, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कहीं से क्वेश्चन बनता नहीं है। ये वाला पोर्शन है जहां से आपका एजुकेशन पे ब्रिटिश टाइम में क्वेश्चन बनता है, और आपके बीपीएससी मेंस के सिलेबस में भी यही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट सेंसस, कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया 1881 में, किसके समय में, रिपन के समय में, अभी हमने बात की थी। लेकिन फर्स्ट सेंसस किसके समय में अगर पूछ लिया तो मेयो के समय में हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, मेयो के समय में, ठीक है। इंक्रीज द मैक्सिमम एज इन अपियरिंग इन सिविल सर्विसेज, पहले ये जो किसने, लिट्टन ने घटाई थी, लिट्टन ने 18 से 21 से 19 कर दी थी, ठीक है, वो 18 कर दी थी, ये 18 से 21 कर दिया इसने फिर से, और पास्ड फेमाइन कोड इन 1883, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, किसके समय में हुई, रिपन के समय में। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है, इसको जानना है बाकी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ये होता है कि ये प्रोविजन लाया जाता है कि नाउ इंडियन जजेस जो हैं, ठीक है, इंडियन जजेस, ये क्या है, ये ब्रिटिशर्स का या यूरोपियन का केस ले सकते हैं। इल्बर्ट बिल में बताया गया, जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली या जो ऑफिशियल्स थे कि एक इंडियन कैसे एक ब्रिटिश सब्जेक्ट को ट्रीट कर सकता है या ज्यूरी कर सकता है, तो ये ज्यूरी के खिलाफ जो है कंट्रोवर्सी थी। बाद में इसको रिवर्स कर दिया गया कि इंडियन जज उनका केस नहीं लेगा, मतलब एक यूरोपियन को इंडियन जज जो है उसके केस को नहीं सुनेगा, ठीक है। तो यही थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब पीरियड आता है डफरिन का। तो डफरिन का नाम जब आता है तो आपको क्या समझ में आता है, तो डफरिन यानी कांग्रेस। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, डफरिन के टाइम पे, ठीक है। और डफरिन ने गांधी को क्या कहा था, ये आप लोग बताइए, ठीक है, या कांग्रेस को क्या कहा था, सॉरी गांधी को नहीं, कांग्रेस को क्या कहा था, ठीक है, वो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी जो पिछला हुआ था, बीपीएससी नहीं सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, स्टेटमेंट्स पे, ये किसका स्टेटमेंट है। 4 to 5 क्वेश्चन वाज ऑन स्टेटमेंट ओनली, स्टेटमेंट्स ओनली, ठीक है। तो इस बार भी उम्मीद है कि स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन 4 से 5 रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार जो है परीक्षा नियंत्रक या जो है आपके अध्यक्ष जी हैं उनका यही है कि आपका जो है पेपर थोड़ा टफ आएगा। तो टफ बनाने का मतलब है कि हिस्ट्री में स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लेना सबसे आसान तरीका उन लोगों के लिए यही है, ठीक है। तो आ सकते हैं, तो हम लोग 15 से 20 या 20 से 25 स्टेटमेंट्स देखेंगे जो बीपीएससी ने अब तक पूछे हैं एक छोटी सी क्लास में 15 मिनट की, ठीक है। तो पीरियड आता है डफरिन का 1884 टू 1888, और कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में, ठीक है, 1885 में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही समय में। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885, 1886 में बर्मा वॉज मेड प्रोविंस ऑफ इंडिया, बर्मा को इंडिया का एक राज्य बनाया जाता है, या रंगून को इसका कैपिटल बनाया जाता है। इतना चीज हुआ डफरिन के समय में, ठीक है। कांग्रेस जब बनी तो कहां पे बनी, कितने डेलीगेट्स आए, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1885 में बॉम्बे में फॉर्म होती है, ठीक है, 72 डेलीगेट्स आते हैं, ठीक है। इतने यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। पहला जो है इसका चेयरमैन कौन था, चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, ये लोग कमेंट में बताइए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, ये भी कमेंट में बताइए, ठीक है। बिहार में कितने सेशंस हुए वो भी बताइए। तो 2 सेशंस आपको दिख रहे होंगे अनडिवाइडेड बिहार में। अगर डिवाइडेड बिहार की बात करें तो सिर्फ एक सेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, ठीक है। कब हुआ था ये कमेंट में बताइए। ये गया सेशन एक था, एक बांकीपुर सेशन था, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लैंडसोन 1888 1888 टू 1894, ठीक है। तो इसके समय में क्या क्या हुआ डेवलपमेंट्स, एक सेकंड बस।
ओके, तो लैंडसॉन के समय में पहली चीज क्या हुई? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है, कोई बता सकता है? ठीक है, तो इसमें कहा गया, ठीक है, कि इट प्रोहिबिटेड, 1891 में आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि इट प्रोहिबिटेड द मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 सपोर्टेड बाय बेहरमजी मालाबारी। तो 12 साल से नीचे की लड़की शादी नहीं कर सकती है, ये कहा गया। तो मतलब कंसेंट का मतलब अपनी राय देना या अपना इच्छा जाहिर करना शादी के लिए। तो 12 साल से नीचे की जो बच्ची है उसको इतना समझ ही नहीं होगा कि ये इंस्टीट्यूशन है क्या, तो उसका कंसेंट मैटर नहीं करेगा। तो इसमें बताया गया कि जब 12 साल की लड़की हो जाएगी तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होगा अबाउट थिंग्स, सो सी कैन गिव हर कंसेंट। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया कब? 1891 में। ठीक है, 1891 में। वॉइस रॉयल्टी थी किसकी? लैंडसॉन की। और बहरम जी मालाबारी वॉज प्रोपोनेंट, ठीक है, जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट को। ही वॉज अ पारसी रिफॉर्मर। ठीक है, कौन थे ये बहरम जी मालाबारी? तो पारसी रिफॉर्मर थे, याद रखिएगा। ठीक, तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि 12 साल पे कैसे कंसेंट एक्ट दे दिया। ठीक है, तो जहां पे समाज में इतनी कुप्रथाएं हैं, ठीक है, तो कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी सही करने के लिए छोटे से भी चालू होता है, तो दैट वाज गुड। ठीक है, नाउ सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय आया था? ठीक है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, वो भी आप बता सकते हैं। रिपन के समय में आया, लिटन के समय में आया, ये कमेंट में बताइए। सेटिंग ऑफ डूरंड कमीशन। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अफगान वॉर हुआ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई, जिससे सेटलमेंट हुए सारी चीजें। तो अब जब सेटलमेंट हो गए तो अब ये एक लाइन खींचनी होगी जो प्रॉपर डिमार्केट करे द बाउंड बिटवीन द बाउंड्री ऑफ अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। तो उसके लिए एक कमीशन बनाया जाता है, डूरंड कमीशन। कब बनाया जाता है? 1893 में। ठीक है, 1893 में, टू डिमार्केट द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अभी इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री 118 से 120-25 किलोमीटर के आसपास है, ज्यादा नहीं है। और सबसे छोटी बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं? तो अफगानिस्तान के ही साथ शेयर करते हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, एक बार करेक्ट कर लीजिए अगर मैं गलत हूं। ठीक है, शायद चाइना सेकंड पे आता है, शायद 4000 कुछ किलोमीटर की बाउंड्री हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, 3900 के आसपास हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरंड लाइन बिटवीन डूरंड इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो मैं इंडिया को कॉमन ले रहा हूं, अफगानिस्तान। ठीक है, और मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन तो इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भी हम रेड क्लिफ लाइन ही शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। ठीक, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नाउ सेटिंग ऑफ ड्यूरंड कमीशन देख लिया। कब ड्यूरंड कमीशन बनाया जाता है? 1893 में। इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, अभी हमने देखा था कि पीछे वॉइसरॉय जो है 3 लोगों को अपनी काउंसिल में ऐड किया था, सर दिनकर राव, किंग प्रिंस ऑफ पंजाब पटियाला एंड, और एक कौन था वो आप कमेंट में बताइए। बनारस पटियाला एंड दिनकर राव। ठीक है, तो अब क्या होता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी। तो आप देख रहे होंगे 1884 टू 1898। ठीक है, तो ये कोई एक्ट अभी तक दिखा नहीं आपको। ठीक है, तो कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बढ़ा दिया? ठीक है, तो हमने ये मेंशन नहीं किया है। ठीक है, 1892 में फिर से एक एक्ट आता है। ठीक है, 1892। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 1892 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, तो ये उसके तहत हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाए जाते हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिस्कस बजट एंड एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आप क्या कर सकती है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये बजट को डिस्कस कर सकती है। ठीक है, डिस्कस कर सकती है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ध्यान दीजिए, ओनली डिस्कस कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछ सकती है एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया, बजट 1858 वाले एक्ट से। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोवाइडेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द, कहां पे, सीएलसी। ठीक है, नॉन ऑफिशियल, कुछ नॉन ऑफिशियल्स की मेंबर्स की जो है प्रोविजन जारी किया गया कि जो काउंसिल में प्रोविंशियल और उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जुड़ सकते हैं। और कौन प्रोवाइड करता है, तो 1892 वाला एक्ट, ध्यान दीजिएगा, 1892 का एक्ट। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन, क्या, इलेक्शन नहीं, नॉमिनेशन। ठीक है, अभी 1892 में नॉमिनेशन ही चल रहा है। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कौन करेगा ये नॉमिनेशन, तो ये करेगा वॉइसरॉय के रिकमेंडेशन पे होगा। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो करे, रिकमेंडेशन किसका होगा, बाई वॉइसरॉय, वॉइसरॉय करेगा, लेकिन रिकमेंड करेगा, कौन करेगा, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, नॉमिनेट किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके द्वारा। ठीक है, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। रिकमेंड करेगा कौन, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू नॉमिनेट सम मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और नॉमिनेट कौन करेगा, वॉइसरॉय करेगा। ठीक है, लेकिन यही अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो यहाँ गवर्नर रिकमेंड, जो गवर्नर करेगा अपॉइंट। ठीक है, इसमें बहुत सी बेसिक सी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, उसको लिए डिटेल कर दें। ठीक है, डिटेल में देखते हैं ढंग से। तो पहला इसमें जो कह रहा है 1892 का जो एक्ट है, ठीक है, 1892 का जो एक्ट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन, टर्म याद रखिएगा, नॉमिनेशन ऑफ सम ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, इसमें अपॉइंट कौन करेगा, नॉमिनेट कौन करेगा, सॉरी अपॉइंट गलत टर्म है। ठीक है, इसमें नॉमिनेट कौन करेगा, नॉमिनेट, ये याद रखिएगा, इसमें वॉइसरॉय करेगा नॉमिनेट, इसमें जो प्रोविंस का गवर्नर होगा वो नॉमिनेट करेगा, लेकिन ये किसी के रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करेगा ना। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कौन देगा, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहां पे रिकमेंड करेगा खुद ये पीएलसी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बीसीओसी। ठीक है, ये इसमें रिकमेंड करेगा, और ये गवर्नर, जो ये पीएलसी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन कौन रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, और कौन, जमींदार्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारे लोग जो है रिकमेंड करेंगे, और अपॉइंट करेगा गवर्नर। ठीक है, जो हमने हमारे राज्यसभा और लोकसभा में होता है, जो आपका जो लेजिस्लेटिव सॉरी जो आपकी वो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जैसे नॉमिनेशन होता है, उसी तरह का नॉमिनेशन का प्रोविजन था। ठीक है, इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, अभी हमने देखा कि 1858 में बजट इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें क्या किया गया कि बजट पे क्वेश्चन पूछने की बात की गई। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये 1861 में इस पे बजट पे क्वेश्चन पूछने की बात की गई। अभी 1892 में इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन था, मतलब नॉन ऑफिशियल सीट्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, कौन सी, नॉन ऑफिशियल सीट, इलेक्शन रिकमेंडेशन पे होगा, ध्यान दीजिएगा, एंड प्रोविंस दोनों में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। टर्म वाज नॉट मेंशन, प्रोसेस वाज नॉमिनेशन बेस्ड, कैसे, रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो यही वाला प्रोसेस है, इसी जो यही है इलेक्शन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यही इलेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार रिवाइज करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोविजन है, यही जो है आपका इलेक्शन का प्रोविजन है। एक बार इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा तो आप लोगों को इजी होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आगे
अब टाइम पीरियड आता है 1894 टू 1899 का। तो 1894 और 1899 में कौन जो है वाइसराय होता है? एल्गिन होता है, एल्गिन होता है। और एल्गिन के समय में क्या क्या होता है? तो इंडियन फेमाइन 1896 से 97 के बीच में आती है। इसमें काफी लोग मारे जाते हैं, करोड़ों लोग, ठीक है। स्प्रेड ऑफ ब्यूबानिक प्लेग, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि चापेकर ब्रदर ने मार दिया 2 लोगों को, प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना को मार दिया था चापेकर ब्रदर्स ने। क्यों मारा था? क्योंकि प्लेग में जो ये ब्यूबोनिक प्लेग जो पुणे और महाराष्ट्र और बॉम्बे में फैला था प्लेग, इस पे सही से उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। कोई भी राहत कार्य नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनका असैसिनेशन हुआ था, किसका? चार्ल्स रैंड का और अरेस्ट का, बाय चापेकर ब्रदर्स इन 1897, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग 1896 में फैला इन बॉम्बे एंड एडजेसेंट एरिया लाइक पूना एंड गुजरात और कुछ जगह पे। तो इसी समय, ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग फैला था और असैसिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिशियल हुआ था, वॉल्टर चार्ल्स, याद रखिएगा, वॉल्टर चार्ल्स एंड रैंड एरेस्ट का, ठीक है। वॉल्टर चार्ल्स एंड रैंड एरेस्ट 2 ही लोग हैं, ये अलग है ना, वॉल्टर चार्ल्स रैंड और एरेस्ट। तो रैंड याद रखिएगा, वॉल्टर चार्ल्स रैंड एक नाम है, ठीक है। कई जगह आपको सिर्फ रैंड दिखने को मिलता है। और एरेस्ट, इन 2 लोगों को असैसिनेट किया चापेकर ब्रदर्स ने 1897 में, क्योंकि इनकी नाकामी जो थी कहां पे, ये जो इसकी रोकथाम नहीं कर पाए ब्यूबोनिक प्लेग का, या कोई इस पे राहत कार्य नहीं किया। ब्यूबोनिक प्लेग जो बॉम्बे में फैला था 1896 में। इसी समय में 1897 में क्या? रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना होती है। बेलूर मठ की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो बेलूर है कहां पे? बेलूर आपको साउथ इंडियन नाम लगता होगा, बट बेलूर इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। यहीं पे ये मठ की स्थापना होती है, बेलूर मठ की 1897 में। रामकृष्ण मिशन भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये इनके शिष्य थे, किसके? रामकृष्ण जी के, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अब पीरियड आता है कर्जन का। तो कर्जन का पीरियड आने से क्या समझ में आता है? बंगाल डिवाइड, ठीक है, सबसे पहले दिमाग में ही यही आता है। तो इसी के समय में भी भयंकर वाला फेमाइन था, पीछे फेमाइन चल ही रहा था। आपने देखा कि पीछे एक लंबा फेमाइन था, इंडियन फेमाइन 1896 टू 97, जिसमें काफी करोड़ों लोग मरे। फिर भी उसके बाद भी फेमाइन कंटिन्यू रहता है 99 टू 1900 तक, ठीक है। उसके बाद भी ये डिसीजन, मतलब इतना डिवास्टेटिंग डिसीजन कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, वाज वेरी टफ एंड रफ डिसीजन, ठीक है। इसी के समय में, किसके? कर्जन के समय में मुंडा जो है विद्रोह होता है। मुंडा जो आपका ट्राइबल रिवोल्ट है, उसको उलगान भी कहा जाता है। तो कई बार बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि उलगान क्या है, या मुंडा रिबेलियन वाज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, बीच में उलगान वगैरह दिया रहता है, तो उलगान, ठीक है। स्टार्टेड बाय 2 ब्रदर्स, बिरसा मुंडा और कौन, ठीक है, 2 ब्रदर्स नहीं है, सिर्फ बिरसा मुंडा वाज मेन लीडर, ठीक है। शुरू में बिरसा जो है उसकी पॉलिसीज काफी जो है लैक्स होती हैं, जब वो स्कूल में होता है, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा होता है, सारी चीजें वो हम जानते हैं, ठीक है। 1899 से 1900 में ये 3rd फेज ऑफ मूवमेंट होता है, एंड दिस वाज द ट्राइबल फेज ऑफ, रिवोल्टिंग फेज ऑफ मूवमेंट। इससे पहले जो है उसके रिवोल्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें आपका वायलेंस नहीं था, जो 3 फेज थे शुरू के। एंड दिस मुंडा रिवोल्ट या बिरसा रिवोल्ट वो जस्ट एक्सटेंशन ऑफ सरदारी लड़ाई, ठीक है, सरदारी लड़ाई, ठीक। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, ठीक। चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किसके समय में बनाया गया? 1901 में। तो कर्जन के समय में बना। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कर्जन के समय में बना। अभी हमें कॉमर्स और वो ट्रेड डिपार्टमेंट देखा था पीछे, वो किसके समय में बना था, वो बताइए। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला जाता है बिहार में, इंपॉर्टेंट हो गया ना, बिहार में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा में, ठीक है, पूसा में बिहार में स्टैब्लिश किया जाता है 1905 में। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बिहार पूसा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। तो कोई बता सकता है कि ये पूसा कहां पे है? तो समस्तीपुर बिहार में, ठीक है। और उसी पूसा के नाम पे दिल्ली में जो आपकी पूसा जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, उसका नाम भी पूसा पड़ा इस जगह का। बिहार, दिल्ली में पूसा नाम की कोई जगह नहीं थी, लेकिन पूसा नाम वहीं से लिया गया। और पूसा के नाम से काफी वैरायटी ऑफ व्हीट एंड पैडीज भी लॉन्च किए जाते हैं, पूसा 1 2 3, पूसा 3 5 4 6 से, इस तरह से, ठीक है, ठीक। चलिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है इन 1905। और ये बताइए कि किस दिन पार्टीशन होता है और कौन से दिन अनाउंस किया जाता है? रेले यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आता है।
रैले यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1902, जिसके तहत यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 आता है। और इस यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के तहत जो है कहा जाता, काफी कर्व किया जाता है, ठीक है, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, मीटिंग्स जो होंगी यूनिवर्सिटीज में, सारी चीजें उस पे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था 1904 का जो यूनिवर्सिटी एक्ट था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए लाया गया था। उस समय माना जाता कि यूनिवर्सिटी जो है वो हॉटबेड हैं किसके, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज हैं जो पनप रहे थे बंगाल में उनके, ठीक है। कि 1905 वाला जो आपका स्वदेशी मूवमेंट हुआ उसका सारा खेल वहां के यूनिवर्सिटीज में ही रचा जा रहा है, इस वजह से ये लाया गया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में लाया जाता है कर्जन के समय में, ठीक है। और भी चीजें देखते हैं क्या क्या हुई कर्जन के टाइम पीरियड में, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में लाया जाता है टू कर्ब फ्री प्रेस, ठीक है। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 टू कर्ब फ्री प्रेस। सेकंड दिल्ली दरबार 1903 में होता है। अभी हमने देखा कि एक कब हुआ, 1897 में, ठीक है। सेकंड दिल्ली दरबार 1903 में होता है। पुलिस कमीशन बनाया जाता है, तो पहला पुलिस कमीशन किसके अंदर बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्स्ट पुलिस कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो इनका नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर। कब बनाया गया, 1902 में, ठीक है। फर्स्ट पुलिस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप या कमीशनशिप ऑफ एंड्रयू फ्रेजर। क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आप देख रहे हैं हमने बात की थी कि अभी तक प्रोविंस नहीं जुड़ा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जानते थे, तो 1901 में बनता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। सेकंड ये किसके, तो 1861 वाले एक्ट के तहत बनता है, क्योंकि इसका प्रोविजन तभी आ गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो पहला स्वदेशी मूवमेंट, जो फर्स्ट फेज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट होता है, दैट वाज हेडेड बाय ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है, मॉडरेट्स के। और ये जो सेकंड फेज है इसमें गरम दल वाले आ जाते हैं, ठीक है, गरम दल वाले, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, लाल बाल पाल एंड अरविंदो एंड ऑल, ठीक है। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया जाता है, कौन करती हैं, तो एनी बेसेंट करती हैं 1904 में, बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल, एनी बेसेंट 1904, ठीक है। यंग हस्बैंड जो है एक्सपेडिशन करता है तिब्बत का, ठीक है, तिब्बत का एक्सपेडिशन करता है यंग हस्बैंड 1903 एंड 4 में। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में इस क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यंग हस्बैंड का जो एक्सपेडिशन था 1904 का, वो कहां के लिए था, तो तिब्बत के लिए था। किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। चलिए, नाउ मिंटो का टाइम पीरियड आता है, मंटो नहीं, मिंटो 1905 से 10, 1905 to 10, मिंटो का टाइम पीरियड 1905 से 10, ठीक है। क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म होता है 1909 में, ठीक है, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म होता है, ठीक है। जो इस रिफॉर्म के तहत इसको और क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1906 में क्या होता है, 1906 में लीग का फॉर्मेशन सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। मुस्लिम लीग फॉर्म होती है 1906 में, ठीक है। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस होती है 1907 में, 1907 में कांग्रेस विभाजन होता है, क्योंकि कोई सहमति नहीं बन पाती है 1905 के बाद, जो है इन लोगों का कार्य होता है 6 में, तो 7 में जो है सूरत सेशन में कांग्रेस विभाजित हो जाती है, कुर्सियां सब तोड़ी जाती हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, सबको पता है, तो कमेंट में बताइए। एसपी सिन्हा फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो फर्स्ट इंडियन मेंबर वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन है, एसपी सिन्हा है। ये 1919 में है कि यहाँ पे है, एक बार कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, शायद 1919 में थे, ठीक है। सेडिशियस मीटिंग प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1907 में, तो कोई भी ऐसी मीटिंग जो मतलब कोई भी दल ज्यादा लोगों का वो एक साथ जुट के मीटिंग कर रहा हो, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था अंडर आर्टिकल 124, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है अंडर आगा खान थर्ड एंड ख्वाजा सलीमुल्ला इन 1906, ठीक है, ख्वाजा सलीमुल्ला, ठीक है, नवाब ऑफ ढाका। चलिए, तो कौन कौन, आगा खान थर्ड एंड ख्वाजा सलीमुल्ला, नवाब ऑफ ढाका, 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
फाउंडेशन ऑफ जुगांतर ग्रुप इन 1906। 1906 में और क्या होता है, तो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप होता है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कौन सा, जुगांतर, जुगांतर, ठीक है। इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी, ये आप कमेंट में बताइए। एक तो कलकत्ता वाला जो है बंगाल रीजन में चलता है, और एक ब्रांच कहाँ चलती है, ढाका, ढाका में, ठीक है, दो ब्रांचेस होती हैं, इनके दोनों के अलग अलग फाउंडर हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जुगांतर ग्रुप का फाउंडेशन कब होता है, 1906 में। कौन फाउंड करता है जुगांतर ग्रुप को, तो अरविंदो घोष, बरिन घोष, ठीक है। तो अरविंदो और बरिन क्या थे, बरिन और अरविंदो दोनों भाई थे, अरविंदो घोष, बरिन घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, राजा सुबोध मलिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन दोनों का नाम जरूर याद, तीन लोगों का नाम जरूर याद रखें। तो अरविंदो, औरबिंदो, और कौन, बरिन, और भूपेंद्रनाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, दत्ता, इनका तीन का नाम आप जो है जुगांतर ग्रुप 1906 के फॉर्मेशन के लिए जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। राजा सुबोध मलिक भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। बरिन घोष और बाघा जतिन जो है बाद में इसके प्रोमिनेंट मेंबर थे, मतलब इस ग्रुप को काफी आगे ले जाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था, तो बरिन घोष और बाघा जतिन का। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आता है, जिससे और कर्व लगाया जाता है, और टिस्को, टाटा जो है की जो स्टील फैक्ट्री है टिस्को, ठीक है, 1907 में जमशेदपुर में फॉर्म होती है, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द डेवलपमेंट व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके टाइम पे हुआ, तो मिंटो के समय में। चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो मॉर्ले कौन था और मिंटो कौन था, ठीक है। तो मिंटो आप सबको पता है कि वॉइसरॉय था, तो मॉर्ले ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सीएलसी जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 16 मेंबर होते थे, आप सबको पता है, उसकी साइज बढ़ा के कितने कर दी गई, 60 कर दी गई। 1900 एक्ट जो है 9 वाले एक्ट के तहत जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका नंबर काफी बढ़ा दिया गया। पहले 16 हुआ करते थे, अब इसका नंबर 60 कर दिया गया, लेकिन पीएलसी में यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है, कोई इसके लिए गाइडलाइन नहीं थी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, बट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सीएलसी, ठीक है। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसमें अभी भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं, ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगी, ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेगी। लेकिन पीएलसी में क्या प्रावधान किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रावधान लाया गया पहली बार कि ये जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इनकी मेजोरिटी अब हो सकती है, ठीक है। इनको अपने हिसाब से आप बढ़ाओ जितना बढ़ाना है। नाउ इनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ बोथ, किसका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और पीएलसी का, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर्स कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट एक्सेट्रा। तो अभी तक डिस्कस कर सकते थे, रिजोल्यूशन नहीं पूछ सकते थे बजट वगैरह पे, ठीक, रिजोल्यूशन नहीं मूव कर सकते थे, तो अब रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे। तो थोड़ा सा जो है उनकी दायरा को बढ़ाया गया, दायरे को बढ़ाया गया, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो दायरे को बढ़ाया गया। आगे now for the first time Indians can associate with executive council of viceroy। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन एसोसिएट हो सकते हैं वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एंड गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सही बोले थे, वो सही था। तो एसपी सिन्हा जो कि आपके बिहार के थे, ठीक है, वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज एन लॉ मेंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट वाज प्रोवाइडेड, तो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे पहली बार जो है किसके समय में, मिंटो के समय में। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है, तो 1905 और 1905 से 6 के बीच में मिंटो का पीरियड था। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो मिंटो को ही कहा जाएगा, क्योंकि मुस्लिम के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, ठीक है। एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, याद रखिएगा, ठीक है ये। लेकिन अभी सेपरेट जो अलग कम्युनिटी के लिए नहीं, लेकिन किसको, प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनिवर्सिटी और जमींदार के लिए भी सेपरेट जो है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया।
कौन सा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने। अगर 1919 वाला जब एक्ट देखेंगे तो अलग अलग कम्युनिटी के लिए फिर और भी इसको ब्रॉडन कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। नाउ लॉर्ड हार्डिंगे 1910 से 16 पीरियड किसका, हार्डिंगे का। ठीक है, तो थर्ड दिल्ली दरबार होता है हार्डिंगे के समय में 1911 में। तो 1911 में दिल्ली दरबार होने का मतलब ये था कि जो कलकत्ता का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको एनल कर दिया गया। ठीक है, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन 1911। ठीक है, 1911 में पार्टीशन को एनल कर दिया गया और 22 मार्च को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1912 में 11 में एनलमेंट हुआ। ठीक है, और ये दिल्ली दरबार हुआ तो कलकत्ता से कैपिटल कहां मूव हुई, कैपिटल का जो मूव कहां किया गया, दिल्ली अब कैपिटल बन गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली कैपिटल बनी। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो ये भी पूछ सकता है कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन जो है किसके द्वारा हुआ था, तो जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, जॉर्ज फिफ्थ 1911 में इनके द्वारा एनलमेंट किया गया। तो थर्ड दिल्ली दरबार में कौन पहुंचेगा, जॉर्ज फिफ्थ ही पहुंचेगा। और इन्हीं का कॉरोनेशन हुआ था कहां पे, कोरोनेशन पार्क जो कि आपका संत नगर बुराड़ी के पास में पड़ता है, संत नगर बुराड़ी के पास में, दिल्ली में मुखर्जी नगर के नजदीक। ठीक है, पोर्टफोलियो ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस इन 1912। 22 मार्च डेट याद रखिए, बिहार डे मनाया जाता है। ठीक है, कामागाता मारू इंसिडेंट हैपन इन 1914। ठीक है, इंसिडेंट के बारे में पता है कि यहां से बजबज पोर्ट से इंडियंस को लेके एक शिप चलता है जो कि कनाडा पोर्ट पे लैंड नहीं करने दिया जाता है, फिर वापस आता है और यहाँ पे काफी लोगों की मृत्यु होती है, फायरिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं। मैकमोहन बॉर्डर जो है 1914 में बनाया जाता है, मैकमोहन लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, गदर म्यूटिनी होती है 1915 में। ठीक है, लाला हरदयाल वाज द प्रोमिनेंट मेंबर, लाला हरदयाल वाज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गदर पार्टी। ठीक है, कहां पे फॉर्म होता है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज अब एक नेशनलिज्म में चालू हो रहा है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा का फॉर्मेशन होता है 1915 में। ठीक है, 1915 में हिंदू महासभा का फॉर्मेशन होता है। कौन बनाता है हिंदू महासभा का फाउंडर कौन होता है, तो मदन मोहन मालवीय ट्रिपल एम इसके फाउंडर होते हैं। और मदन मोहन मालवीय ही फॉर्म करते हैं बीएचयू, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपको डेट याद करना आसान होगा कि 15 में हिंदू महासभा फॉर्म होती है, 16 में बीएचयू का फॉर्मेशन होता है। दोनों के पीछे एक ही पर्सन होते हैं, ट्रिपल एम नाम याद रखिए, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब चेम्सफोर्ड की बारी आती है, वाइसरॉय चेम्सफोर्ड 1916 टू 21। ठीक है, 21 यानी 21 है तो क्या हमें और कौन सा एक्ट देखने को मिल जाएगा, या कम वो देखने को मिल जाएगा, तो अगस्त डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा 1917 का, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानेंगे, 1919 का। ठीक है, 1917 में डिक्लेरेशन आता है, रिफॉर्म आता है 1919 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, कब, 1916 में। ठीक है, 1916 में इंडियन होम रूल बनता है ऑन द लाइंस ऑफ होम रूल ऑफ ये कमेंट में बताइए आप। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक जिससे पहले काफी दिनों तक जेल में रहते हैं, रिलीज होते हैं, और फिर वो जो उनका जो गरम दल वाला वो था कि उस तरह से वायलेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, काफी दिन तक संन्यास के बाद ये होम रूल में शामिल होते हैं। ठीक है, अप्रैल में तिलक की होम रूल फॉर्म होती है। ठीक है, इनकी जो होम रूल होती हैं, इनकी लिमिटेड जो है ब्रांचेस होती हैं, और जो मई या जुलाई में एनी बेसेंट की होम रूल फॉर्म होती है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं 200 प्लस। ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन रेट होता है ये इनके में ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहां कहां पे किसकी किसकी ब्रांचेस थी वो एक बार आप लोग रिफर कर लीजिएगा। अप्रैल मतलब पहले जो है इनकी तिलक की फॉर्म होती है, उसके बाद एनी बेसेंट की फॉर्म होती है। बेसेंट की जो होम रूल है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जेएल नेहरू, जिन्ना,
और कौन लोग थे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनती है पुणे में। ठीक है, पहली वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में फॉर्म होती है। कौन फॉर्म करता है? ठीक है, तो धांडो केशव कार्वे। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी was founded in Pune in 1916. First women university was founded in Pune in 1960 by धोंडो केशव कार्वे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1916 का समय आता है, चल ही रहा है, लखनऊ पैक्ट शामिल होता है। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो मुस्लिम लीग और एक जो है कांग्रेस का मिलन होता है। ठीक है, दूसरा जो है जो मॉडरेट्स और जो गरम दल वाले होते हैं, ठीक है, इनका मिलन होता है। सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत रॉन्ग को यहाँ पे करेक्ट किया जाता है। फिर यहीं पे लखनऊ में एक जो आपके चंपारण के सितब दियारा, ठीक है, सितब दियारा गांव के राजकुमार शुक्ल, सितब दियारा कहाँ है, एक बार गलत हो तो करेक्ट कर लीजिएगा, राजकुमार शुक्ल जो सितब दियारा जो है आपका वेस्टर्न चंपारण में है, आते हैं गांधी जी से मिलने। कहाँ पे? लखनऊ कांग्रेस में। अभी तक गांधी जी पॉलिटिकली कभी किसी उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। 1915 में आए, 16 में किसी में मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किए। तो ये इनवाइट करते हैं राजकुमार शुक्ल गांधी जी को टू लुक इनटू इंडिगो कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण। ठीक है, तो इनकी उस पे विनती पे गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण। कहां से कैसे कैसे गए वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बिहार वाले में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्रेरियन रिफॉर्म। ठीक, अगस्त डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917। ठीक, अगस्त डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917। ठीक, जिसको जो क्या बनता है आगे जाके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसमें मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसने एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया, अगस्त डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इसने क्या प्रपोज किया? टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। लेकिन क्यों फेल हुआ उसको आगे देखते हैं। ठीक है, उन्नीस 1917 में सैडलर यूनिवर्सिटी आयोग आता है, कलकत्ता कमीशन भी जिसको कहते हैं। इसी समय 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जिसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे होते हैं गुजरात में। ठीक है, ये होता है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, और गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फेमाइन, कॉलरा और प्लॉग की वजह से जो है अग्रेरियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी उस जगह की, फिर भी 25% से ज्यादा ऊपर का एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन डाल दिया गया था, जो कि वो पे करने की कंडीशन में नहीं थे। गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, इसको कम किया जाता है। और कौन लगाता है ये? तो बॉम्बे गवर्नमेंट लगाती है। कौन सी? बॉम्बे गवर्नमेंट, याद रखिएगा। ठीक, हाई टैक्स इन 1917-18 इंक्रीज बाय 23% डिस्पाइट मेनी डेथ्स फॉलोइंग द कॉलरा आउटब्रेक। तो यही बात कर रहे थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 prepared in 1918 itself and formed the basis of the Government of India Act of 1919। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था उसी से आपका उसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का इंट्रोड्यूस किया जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन जो होता है उसको अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो हम चेम्सफोर्ड के समय में क्या क्या हुआ, तो क्या क्या आया वो देखते हैं वन बाय वन। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसके समय में चेम्सफोर्ड के समय में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉवलेट एक्ट ऑफ 1919, रॉवलेट एक्ट ऑफ 19, जलियांवाला बाग मस्केयर होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, लोग जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, 144 धारा लागू रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, तो ये 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो इसमें दो लोग होते हैं, एक रेजिनल डायर होता है। ठीक है, रेजिनल डायर, और एक माइकल ओ डायर। ठीक है, और रेजिनल डायर। ठीक, तो रेजिनल डायर वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब दैट टाइम एंड ही माइकल ओ डायर वाज मिलिट्री चीफ। ठीक है, इसमें से एक कोई मिलिट्री चीफ है, एक कोई गवर्नर ऑफ पंजाब है, ये हमेशा कंफ्यूजन का विषय बना रहता है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो
अनस्प्यूटेड फायरिंग होती है। इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह जो है जाके, जो गवर्नर ऑफ पंजाब उस समय रहता है, माइकल ओडायर, उसको जाके वहां पे शूट कर देता है। ठीक है, इसके बाद 1919 से 20 के बीच में खिलाफत मूवमेंट भी चलता है, लेटर मर्ज विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 1922 तक चलता है और खत्म कब होता है ये बताइए, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, अभी आपने देखा था एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज जो है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875, ठीक है, उसको बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे बदल दिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, 1921 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, कौन सा वो पहला बैंक था जो फॉर्म हुआ था? इंपीरियल 1919 से ये देख रहे हैं, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक वाज फॉर्म्ड बाय लाला लाजपत राय। कब हुआ था ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, बाय लाला लाजपत राय एंड अदर्स। नाउ एक्ट ऑफ 1919। सो आई विल टेक 2-3 मिनट ब्रेक, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। One second. Yep. Okay, so we are on Act of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 नाउ। तो इस एक्ट में क्या होता है? दिस एक्ट सॉट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, थोड़ा सा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी लैक्सिंग आपको देखने को मिलेगी, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इट वाज बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। ठीक है, जो सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म का बेस क्या था? अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। ठीक है, ये इसका बेस था। ठीक है, रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दो नई लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कैन फ्रेम लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन सी लिस्ट है? तो कंटिन्यू टू बी यूनिटरी एंड, तो आपका एक स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट होते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो दो नई लिस्ट बनाते हैं, जैसे आप अभी कंकरेंट लिस्ट ये सारी देखते हैं, तो दोनों नई लिस्ट बनते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को बांट दिया जाता है। तो थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मेजर चीजें सेंट्रलाइज्ड ही रहती हैं। ठीक है, नाउ हाँ, फर्दर डिवाइडेड, तो दोस्त, तो यहाँ पे हमने देखा था, सॉरी, Central provincial legislature can frame laws on their respective subject list of subjects. However, the structure of government continued to be unitary and centralized. ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि कैसे जो है लिस्ट में बटे सब्जेक्ट्स। फर्दर डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 लिस्ट। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट अलग हो गई, सब जो है आपकी प्रोविंशियल लिस्ट अलग हो गई, लेकिन ये प्रोविंशियल लिस्ट को भी 2 सब्जेक्ट में बांट दिया, एक तो ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड।
ठीक है, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। तो प्रोविंशियल लिस्ट तो प्रोविंस के पास ही, सेंट्रल लिस्ट जो है, सेंट्रल लिस्ट जो है वो सेंट्रल के पास ही है, लेकिन प्रोविंशियल लिस्ट में दो चीजें कर दी, तो थोड़ा सा गवर्नर का कंट्रोल रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थे, गवर्नर विद एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें गवर्नर जो है, गवर्नर एड और एडवाइस के साथ जो मिनिस्टर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसके हिसाब से रूल फॉलो मतलब फ्रेम करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ज्यादा ये लैक्स हुआ, या थोड़ा सा ज्यादा फेडरल इसमें नेचर देखने को मिलेगा, कि गवर्नर को जो कोई भी रूल और रेगुलेशन नए फॉर्म होंगे या कोई लॉ आएगा, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या हुआ, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पूरा का पूरा जो है ये सेंट्रलाइज टेंडेंसी यहाँ पे भी अभी देखने को मिलती है, ठीक है, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आंसरेबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये जो है गवर्नर का डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, किसमें, रिजर्व सब्जेक्ट में। दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, ठीक है, तो इसी को हम डायरकी कहते हैं। तो 1919 के एक्ट से क्या इंट्रोड्यूस किया गया, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, डायरकी, ठीक है, डायरकी, ठीक। तो आधा कंट्रोल तो थोड़ा सा लैक्स किया और थोड़ा सा टाइट ही रहने दिया, ठीक है, पूरा लैक्स नहीं किया है, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। और देखते हैं क्या हुआ नाउ, भक्त रहा इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म। क्या है बाइकैमरलिज्म, तो अभी आप देखते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है, और क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में, ठीक है। तो यही है बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो अभी तक इलेक्शन का प्रोविजन आपने पीछे देखा, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन यहाँ पे देखने को मिलता है इन इंडिया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाने लगा और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाने लगा, ठीक है, दो हाउसेस बने। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस वेर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये देख लीजिएगा एक बार। चलिए, इट रिक्वायर्ड दैट 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियंस, ठीक है। तो जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, टोटल 6 मेंबर की, ठीक है, इसमें से 3 जो है इंडियन होने चाहिए, लेकिन इसमें किसको छोड़ के, कमांडर इन चीफ को। सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस वर आल्सो प्रोवाइडेड अंडर एक्ट ऑफ 1919। तो अभी 1919 वाले एक्ट से हम देख रहे थे कि मुस्लिम्स को दिया गया, और 1909 वाले एक्ट से, और 1919 वाले एक्ट से किसको, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया गया। लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, मतलब इसका क्या है, लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब वोटिंग राइट किस आधार पर दिया गया, तो प्रॉपर्टी के आधार पर, टैक्स कितना पे करता है, एजुकेशन कितना है, इसके आधार पर वोटिंग राइट ग्रांट किया गया। महिलाओं को तो मिला ही नहीं, ठीक है, वोटिंग राइट ग्रांट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर्ड सम ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू दिस ऑफिस, ठीक है। तो एक नई ऑफिस क्रिएट की गई, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया। ये कहां पे ऑफिस क्रिएट की गई, तो लंदन में क्रिएट की गई, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसके कुछ फंक्शंस इसको ट्रांसफर किए गए। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप यूपीएससी अभी देख रहे हो, ठीक है, इसी तरह का एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926, ठीक है, फॉर द रिक्रूटिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। तो 1919 एक्ट के तहत ये प्रोविजन लाया गया कि इसको सेटअप किया जाए। सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट एंड अथराइज्ड प्रोविंसेस टू इनेक्ट देयर बजट, ठीक है। तो क्या हुआ 1919 के एक्ट के तहत, तो ये सेपरेट करता है सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट, और प्रोविंसेस को ये पावर देता है कि वो अपना बजट खुद इनेक्ट कर सके, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिव्यू कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स। तो 1919 का एक्ट जब आता है, ठीक है, तो 1927 में आप देखते होंगे, 1927 में एक कमीशन आता है जिसको क्या कहते हैं, साइमन कमीशन, ठीक है। 10 साल के बाद आना था, लेकिन थोड़ी दिन पहले ही आ गए भाई साहब, ठीक है, थोड़े दिन पहले आ गए। साइमन कमीशन में क्या प्रोविजन किया गया,
वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो रिव्यू कमीशन था कि ये 1919 का एक्ट कैसा चल रहा है, इसकी खामियां कोई है या कुछ सुधार किया जाए, तो ये कमीशन रिव्यू करेगा। रिजल्टेंट 7 मेंबर साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1927 बिफोर इट्स टाइम पीरियड और रिजल्टेंट टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। नवंबर 1927। नाउ मालाबार रेबेलियन हैपेंड इन, मालाबार रेबेलियन जिसको हम मोपला रेबेलियन भी कहते हैं, फर्स्ट एथनिक रेबेलियन ऑफ हैपेंड इन 1921। ठीक है, फर्स्ट एथनिक रेबेलियन क्या था, तो ये बताइए फर्स्ट एथनिक रेबेलियन क्यों था मालाबार या मोपला रेबेलियन। अगस्त 20, 2021 को सेनेटरी मनाई गई, इसकी 100 साल पूरा हुआ था, इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921 इटसेल्फ। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिएक्शन अगेंस्ट द अप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ रोलेट एक्ट। ठीक है, 18 मार्च 1919 और जलियांवाला मैसेकर 13 अप्रैल 1919। तो 18 मार्च 1919 को क्या लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी थी। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसके तहत जो है एनसीएम जो है गांधी जी द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तो आपको डेट पूछता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और विड्रॉल ऑफ एनसीएम बाई गांधी जी, तो 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल कर दिया गया। कितने दिन बाद, 8 दिन बाद। अरेस्टेड ऑन 18 मार्च 1922। ठीक है, तो ये किसके टाइम पे हुआ, तो रीडिंग वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। नाउ और क्या क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। अब सबने जाना, ठीक है, कि अब जो है एनसीएम खत्म हो गया, तो मेजर मुद्दा उठता है कि अब इस बीच में क्या किया जाए, क्योंकि गांधी जी वॉज इन जेल। ठीक है, एंड 1 जनवरी 1923 को आफ्टर द गया सेशन, तो गया सेशन 1922 में हुआ। कब हुआ, एक यहां से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि गया सेशन कब हुआ, 1922 में। और इसके प्रेसिडेंट सीआर दास, चितरंजन दास थे, सीआर दास थे। इसके गया सेशन के बाद एक डिसीजन फॉर्म होता है कि कुछ दो पार्ट में कांग्रेस बढ़ जाती है। ठीक है, चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। चेंजर्स वो थे जो काउंसिल एंट्री में बिलीव कर रहे थे, एंट्री में काउंसिल एंट्री में बिलीव कर रहे थे। नो चेंजर वो थे जो गांधी के व्यू पॉइंट के साथ जा रहे थे कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करेंगे लेकिन काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे। तो ये जो काउंसिल एंट्री के सपोर्ट में थे, सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल नहीं, ध्यान रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल वाज द ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये काउंसिल एंट्री के सपोर्ट में थे। तो ये तीनों लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। वल्लभ भाई पटेल नो एंट्री के सपोर्ट में थे या नॉन काउंसिल एंट्री के सपोर्ट में थे। ठीक है, तो ये जो आपका स्वराज पार्टी है, इट वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एज ए सेक्रेटरी और सीआर दास इसके प्रेसिडेंट बने। गया सेशन हुआ 1922 में। 1912 में कौन सा सेशन हुआ था बिहार में, तो 1912 में बांकीपुर सेशन हुआ था। अदर लीडर्स कौन थे इसके, आपके जो है स्वराज पार्टी के, तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे, एससी बोस थे और विट्ठल भाई पटेल थे। नाम याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल और हुसैन शहीद सुहरावर्दी। नो चेंजर्स या जिसको काउंसिल एंट्री के अपोज में थे, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी। बाद में गांधी जी अपना मूड बदल लेते हैं, गांधी जी। ठीक है, ये चाहते हैं कि विलेज ग्रास रूट लेवल पे जाके वर्क किया जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ ली कमीशन होता है 1923 में ऑन पब्लिक सर्विस रिफॉर्म पे। तो ली कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस रिफॉर्म कब अपॉइंट किया जाता है, 1923 में। 1923 में सेपरेट रेलवे बजट आता है 1924 में। अभी आपने देखा होगा 2016 में कि फिर से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया जनरल बजट से। तो सेपरेट रेलवे बजट सिंस 1924 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी। ठीक है, 1920-21 में फॉर्म हुई थी एक्वर्थ कमेटी। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड टिल 2016। तो सेपरेट रेलवे बजट आता था, अभी क्या कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया है। फाउंडेशन ऑफ आरएसएस। ठीक है, तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फॉर्मेशन होता है बाय केबी हेडगेवार इन 1925। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ अहम मुद्दे देखे। ठीक, तो अब ये वाला पार्ट जो है हम अगली क्लास में चलेंगे। क्लास ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो इसको अगली क्लास में अटेंड करते हैं टिल 1947 तक। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं, काफी ज्यादा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो अगली क्लास अगले उसमें। ठीक है, तो कहां तक हमने देखा, 1925 तक देखा, थोड़ा सा और देखना है। ठीक है, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।